नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग 1 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हमारे राज्य का स्थापना दिवस। ऑप्शंस 4 हैं। उसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नवंबर को। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। वर्ष 2000 में देश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे 3 राज्य बने। ध्यान देंगे, वर्ष 2000 में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उस समय तीनों राज्यों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी ही थी, यानी काफ़ी समानताएं थी, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में की गई थी। लेकिन 23 साल में हालात काफ़ी बदल गए हैं और छत्तीसगढ़ देश में विकास के परिदृश्य में तेज़ी से उभरा है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय इन 23 सालों में करीब 13 गुना बढ़ गई है। ध्यान देंगे, 13 गुना बढ़ोतरी हुई है 23 सालों में। इस दौरान बेरोजगारी खत्म होने की कगार पर है। यह देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल है। ध्यान देंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ जो बेरोजगारी दर है, सबसे कम बेरोजगारी दर पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य में है। रिपोर्ट के आधार पे मध्य प्रदेश से अलग होकर नए छत्तीसगढ़ राज्य का वार्षिक बजट पिछले 23 सालों में करीब 20 गुना बढ़ गया है। वार्षिक बजट 20 गुना बढ़ा है और जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो 13 गुना बढ़ा है। राज्य का पहला बजट 2001-02 में 5,705 करोड़ था। 2022-23 में बढ़कर यह 1.04 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बना उस समय कृषि, उद्योग व रोजगार के क्षेत्र में यह काफ़ी पीछे था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की जीडीपी 2022-23 में 8% होने का अनुमान है। इसी तरह प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में 10,744 रुपये वार्षिक थी, जो बढ़कर 2022-23 में 1,33,898 रुपये हो गई। ध्यान देंगे, जब राज्य बना तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 10,744 रुपये थी और आज के तारीख में 1,33,898 रुपये हो गए, मतलब 13 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अगला पॉइंट है, हर साल दर साल कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आइए बताते हैं इसकी एक झलक। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वर्ष 2000 से और 2023 तक क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए की गई केंद्र के द्वारा और खुद राज्य के द्वारा। पहला है 2000 एमपी से अलग होते ही, मतलब वर्ष 2000 में एमपी से अलग होते ही रायपुर राजधानी बनी और बिलासपुर न्यायधानी बनी। वर्ष 2001 में न्यायधानी बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का दूसरा मेडिकल कॉलेज सिम्स 2001 में शुरू हुआ। वर्ष 2002 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन हुआ। 2002 में हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल गठन हुआ। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा हुई। 2003 में कवर्धा में पहला शुगर मिल खुला। ठीक है, और रायपुर में हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। ये दोनों वर्ष 2003 में हुई। 2004 में देश के 15वें आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। वर्ष 2005 में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय शुरू हुई। तकनीकी मतलब स्वामी विवेकानंद की। वर्ष 2006 में बस्तर में राज्य का तीसरा मेडिकल कॉलेज खुला और भिलाई में NSPCL खुला। ठीक है, वर्ष 2006 में हुआ। 2007 में बस्तर संभाग में 2 नए जिले बने। कौन कौन से थे? बीजापुर और नारायणपुर। ठीक है, ये बस्तर जिला से अलग होके बने और उस समय जिलों की संख्या कितनी हो गई? राज्य में 18 जिले हो गए वर्ष 2007 तक। 2008 में छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य बना। ठीक, बस्तर विश्वविद्यालय भी शुरू हुआ, मतलब बस्तर विश्वविद्यालय 2008 में शुरू हुआ और परसदा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। मतलब रायपुर में जो शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, वो एक्चुअल में परसदा गांव में है, जो रायपुर में है। वो वर्ष 2008 में शुरू हुआ।
2009 में बिलासपुर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता मिली। ठीक है, मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना बिलासपुर का जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सन 2009 में। 2010 एपीएल परिवार को 35 किलो सस्ता अनाज देने की योजना व आईआईएम शुरू। ठीक है, आईआईएम शुरू हुआ 2010 में और उसी वर्ष 2010 में एपीएल परिवार को 35 किलो सस्ता अनाज देने की योजना आई। 2011 एक्चुअल में ये 2011 में शायद घोषणा हुई थी। 2012 में हमारे यहाँ 9 जिले और बने। कितने? 9 जिले। ठीक है, जैसे सुकमा, बलौदाबाजार, कोंडागांव, गरियाबंद, मुंगेली, बलरामपुर, बालोद, सूरजपुर, ये सब शामिल हैं। 2012 में स्वामी विवेकानंद विमानतल में नया टर्मिनल शुरू हुआ और 2012 में ही बिलासपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2012 में 2013 में राज्य को एम्स की सौगात मिली। ये इम्पोर्टेंट है। जो एम्स हॉस्पिटल है, जो एम्स है 2013 में आया। पहली बार आईपीएल मैचों का आयोजन भी कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ। उस समय मुझे याद है कि 2 आईपीएल के मैच हुए थे, जिसमें दोनों मैच में दिल्ली का मैच था और अलग अलग टीम के साथ उस दोनों मैच दिल्ली ही जीता था। 2014 में राजनांदगांव में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बना। 2014 में राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बना। ठीक है, 2015 में ट्रिपल आईटी शुरू। ट्रिपल आईटी 2015 रायपुर में है। साथ ही 2015 में रायपुर बिलासपुर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 2016 में आईआईटी भिलाई की सौगात मिली। 2016 में आईआईटी भिलाई ओपन हुआ। ठीक है, नवा रायपुर में मानव निर्मित जंगल सफारी शुरू हुआ। ठीक है, जंगल सफारी का जो निर्माण है वो वर्ष 2016 में शुरू हुआ। 2017 में शिक्षा कर्मियों का बड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद ही स्कूल शिक्षा में संविलियन शुरू हुआ। 2018 पहला सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डीकेएस रायपुर में शुरू हुआ। ठीक है, डीकेएस हॉस्पिटल रायपुर में 2018 में शुरू हुआ। 2019 रायपुर बिलासपुर 4 लेन और 3000 करोड़ के एडीबी प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू हुआ। ठीक है, रायपुर बिलासपुर 4 लेन और 3000 करोड़ के एडीबी प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू 2019 में हुआ था। गौरेला, पेंड्रा और मरवाही 28वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, जीपीएम 2020 में हुआ, 10 फरवरी 2020 को। 2021 में राम वन पथ गमन योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, कौशल्या माता मंदिर जो कि चंदखुरी रायपुर में है, उसका जीर्णोद्धार हुआ। 2022 में ठीक है, मोहला मानपुर और अम्बागढ़ चौकी, सारंगढ़ बिलाईगढ़, शक्ति, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और खैरागढ़ छुई कदान गंडई 5 नए ज़िले बने। ठीक है, ध्यान देंगे 5 नए ज़िले 2022 में बने। और 2023 में कबीरधाम, जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, कहाँ? कबीरधाम, जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे राज्य गठन से लेके अब तक के जो सबसे खास पॉइंट्स थे हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए, उससे संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, CBSE फॉर ईस्ट जोन गर्ल्स फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। इसके उत्तर को महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। MGM स्कूल सेक्टर 6 में, मतलब भिलाई में CBSE फॉर ईस्ट जोन गर्ल्स फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन हुआ। ठीक है, इस पर इन फोकस इंडिया पब्लिक स्कूल वेस्ट बंगाल की टीम ने कब्जा किया। ठीक है, बंगाल की टीम ने मैच को जीता। फाइनल में MGM को एक तरफा मुकाबले में 10-0 से पराजित कर स्पर्धा अपने नाम की है। ठीक है, ये जो इवेंट है ये भिलाई में हुआ। ये इवेंट था CBSE फॉर ईस्ट जोन गर्ल्स फुटबॉल स्पर्धा। इसमें भिलाई की टीम बंगाल की टीम से हार गई और ये भिलाई में ही हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, 37वीं राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, 37वां जो राष्ट्रीय खेल है वो गोवा में आयोजित हो रहा है, जिसमें विभिन्न खेल शामिल है। उसमें बॉक्सिंग प्रतियोगिता भी है, तो ये
इसका उत्तर होगा गोवा। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सेक्टर 1 बॉक्सिंग क्लब के मुक्केबाज सूरज सिंह का गोवा में 1 नवंबर से होने वाली 37वीं राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। वहाँ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम में यह स्पर्धा 8 नवंबर तक होगी। इसमें सूरज 63.5 किलोग्राम वर्ग में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, नाम याद रखेंगे। सूरज सिंह जो बॉक्सर है 63.5 किलोग्राम कैटेगरी में, यह 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 छत्रपाल साहू। इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। जयपुर के शक्ति फिल्म प्रोडक्शन एवं शक्ति हेल्पिंग हैंड ने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्रपाल साहू को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। उन्हें वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि शक्ति फिल्म प्रोडक्शन द्वारा संपूर्ण देश भर में विभिन्न क्षेत्र जैसे सामाजिक कार्य, साहित्य, खेल, शिक्षा, कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में विशिष्ट योगदान देने वाले 101 प्रतिभाओं का चयन किया गया था। छत्रपाल साहू बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, छत्रपाल साहू बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। छत्रपाल साहू इस बीच एनएसएस में भी सक्रिय रह चुके हैं। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अलका मेश्राम, सुरेश कुमार ठाकुर, शिखा श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। ठीक है, छत्रपाल साहू को यह पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सीनियर स्टेट बास्केटबॉल स्पर्धा का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को पहले देखते हैं। बास्केटबॉल महिला और पुरुष टीम का गठन किया गया है। पुरुष टीम की कमान सलीम अली को और महिला टीम की कप्तान निशा नेम को बनाया गया है। टीम और कप्तान के नाम की घोषणा बीएसपी के उप महाप्रबंधक एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष टिकरिया ने की। यह टीम 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रायगढ़ में होने वाली छत्तीसगढ़ सीनियर स्टेट बास्केटबॉल स्पर्धा में बीएसपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। ध्यान देंगे, यह जो प्रतियोगिता है आयोजन 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रायगढ़ में होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ सीनियर स्टेट बास्केटबॉल स्पर्धा जिसमें बीएसपी का प्रतिनिधित्व, ठीक है, बीएसपी का जो कप्तान है पुरुष टीम का वो सलीम अली है और महिला में निशा नेम है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सारे गलत हैं। इसका सही उत्तर है रायगढ़। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये जो इवेंट है ये रायगढ़ में हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद के लिए किसने जीत दर्ज की? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उमाकांत सिंह चंदेल। ठीक है, मैंने कल बताया था कि इसका इलेक्शन हुआ है जिसमें अध्यक्ष पद के लिए शायद 6 लोग खड़े हुए थे, तो उमाकांत सिंह चंदेल विजयी हुए। इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर उमाकांत सिंह चंदेल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने इससे पहले रहे अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान को 206 वोटों अधिक से हराया। 206 वोटों का अंतर रहा, मतलब 206 वोट ज़्यादा रहे। तो इससे पहले अध्यक्ष हमारे कौन थे? अब्दुल वहाब खान, और अभी कौन है? उमाकांत सिंह चंदेल। ठीक है, हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के कुल कितने विधानसभा सीटों पर मतदान होना है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 70। देखो, पहले चरण का जो मतदान है वो 7 नवंबर को होगा जिसमें 20 सीट शामिल हैं, और दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा जिसमें 70 सीट शामिल हैं। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की कुल 70 विधानसभा सीटों पर
1229 प्रत्याशियों ने 1985 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कितने? 1219 प्रत्याशियों ने 1985 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के बाद 70 सीटों पर कुल 1066 अभ्यर्थियों के नाम सही पाए गए, जबकि 153 लोगों के नामांकन गलत पाए गए। इनके नामांकन खारिज कर दिए गए। ठीक है, 1066 ही वैलिड हैं। अब दूसरे चरण के चुनाव में 17 नवंबर को कुल 63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें 81 लाख यहाँ पर मिस्टेक है, 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 81,41,624 पुरुष मतदाता और 81,72,171 मतदाता महिला। ठीक है, जिसमें 684 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। ध्यान देंगे, यहाँ भी दूसरे चरण पे जो वोटिंग होने वाले उसमें भी जो वोटर्स हैं वो महिला ज़्यादा हैं। ठीक है, पहले चरण में भी यही हुआ था। वहीं इससे पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव के लिए 294 उम्मीदवारों ने 455 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। प्रथम चरण के लिए 20 विधानसभाओं में कुल मतदाताओं की संख्या 40,78,681 है। इसमें 19,93,937 पुरुष और 20,84,675 महिलाएं हैं। ठीक है, और तृतीय लिंग के 69 तृतीय लिंग के हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है 3 विवेक एक्सप्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी कब से की जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नवंबर को। इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। इस बार 25 लाख से ज़्यादा किसानों ने पंजीकृत करवाया। देखो, धान जो बेचेंगे किसान वो 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि पिछले जो सत्र में हुआ था उसमें 23.42 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक है, इस बार यानी 2023-24 में पंजीकृत किसानों से देखो सरकार का टारगेट 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का इन लोग लक्ष्य रखे हैं। देखो, हर साल गवर्नमेंट जो बढ़ाते जा रही है। ठीक है, तो इस बार 125 लाख है। और इस बार जो प्रति एकड़, ठीक है, जो प्रति एकड़ हमारा 15 क्विंटल एक किसान से खरीदते थे उसको भी बढ़ा के 20 क्विंटल कर दिया गया। ठीक है, प्रति एकड़ से। और वहीं मक्का के लिए प्रति एकड़ 10 क्विंटल है। ठीक है, धान के लिए 20 क्विंटल प्रति एकड़ और मक्का के लिए 10 क्विंटल। उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से कहा गया था कि इस साल धान खरीदे में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी। देखो, इस बार कुछ नया चीज़ लागू होने वाला था, बायोमेट्रिक। ठीक है, लेकिन धान खरीदी के लिए उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगाया जा सका, इसलिए इस बार पिछली बार की तरह ही धान खरीदी की जाएगी। मतलब सेम प्रोसेस रहेगा। सोचा गया था बट उससे अमल नहीं किया जा सका, तो इस बार भी वही होगा। आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।